नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कास्ट मैटर्स, एक ऐसी किताब जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे गहरी सामाजिक हकीकत को बेनकाब करती है। अतः आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि जो बातें हम आज समझेंगे वे सिर्फ जाति की नहीं बल्कि मानवता की परिभाषा को चुनौती देती हैं। कास्ट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक घोषणा पत्र है, एक आत्म स्वीकृति है और एक जागरण है। इसमें सूरज येंगड़े ने अपनी निजी यात्रा से लेकर समाज के ढांचे तक सब कुछ खोल कर रख दिया है। वे कहते हैं कि आखिर क्यों आज़ाद भारत में भी जाति की जंजीरें नहीं टूटी, क्यों हमारे समाज में आज भी किसी का जन्म उसके सम्मान या अपमान को तय करता है, और क्यों हम अब भी बराबरी को एक सपना समझते हैं, हकीकत नहीं। सूरज येंगड़े खुद एक दलित परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किए हैं वो सिर्फ उनके नहीं, वो हर उस व्यक्ति की कहानी है जो इस व्यवस्था के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में पढ़ाई की, दुनिया देखी, लेकिन जब भारत लौटे तो पाया कि यहाँ की सच्चाई अब भी वही है। जाति अब भी मायने रखती है, यानी कास्ट स्टिल मैटर्स। ये किताब उस मिथक को तोड़ती है कि आधुनिकता ने जाति को मिटा दिया है। सूरज येंगड़े बताते हैं कि भारत में जाति आज भी हर क्षेत्र में मौजूद है, चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा हो, मीडिया, नौकरियां या रिश्ते। जाति अब भी सिस्टम का हिस्सा है, बस उसका चेहरा आधुनिक हो गया है। अब जाति मंदिर या सड़क पर नहीं बल्कि ऑफिस की मीटिंग्स में, कॉलेज के कैंपस में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छिपी हुई है। वो कहते हैं जाति मिट नहीं गई है, उसने बस अपने कपड़े बदल लिए हैं। ये लाइन किताब की आत्मा है। सूरज हमें समझाते हैं कि हम जब तक इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं। सूरज येंगड़े का दृष्टिकोण सिर्फ दलित विमर्श तक सीमित नहीं है, वो जाति को सत्ता, वर्ग और पहचान के मिश्रण के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार जाति केवल सामाजिक भेद नहीं बल्कि एक आर्थिक ढांचा भी है। वो कहते हैं कास्ट इज कैपिटल। यह एक ऐसा कथन है जो कि यह बताता है कि जाति और पूंजी एक दूसरे को पोषित करते हैं। जो उच्च जातियां हैं वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हैं और यही सशक्तिकरण उन्हें समाज में प्रभुत्व देता है। यह संबंध आज भी उतना ही जीवित है जितना सैकड़ों साल पहले था। सूरज यह भी बताते हैं कि भारत में जातिवाद सिर्फ हिंदू समाज तक सीमित नहीं, वो मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहाँ तक कि बौद्ध समाजों में भी जातिगत विभाजन को उजागर करते हैं। वो कहते हैं जाति धर्म नहीं देखती, ये सत्ता देखती है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर धर्म बदलने से भी जाति नहीं बदलती तो समस्या हमारी सोच में है, हमारे ढांचे में है। सूरज येंगड़े की यह किताब किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण के लिए लिखी गई है। वो चाहते हैं कि हम सब अपने भीतर झांकें कि कहीं हम भी इस व्यवस्था के सहायक तो नहीं। क्या हम भी किसी के साथ भेदभाव करते हैं, जानबूझकर या अनजाने में? उनका एक बेहद प्रभावशाली विचार है, दलित होना कोई जन्म की बात नहीं बल्कि एक संवेदना है, एक प्रतिरोध की चेतना है। ये चेतना हर उस व्यक्ति में है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इसलिए सूरज कहते हैं जाति का अंत केवल दलितों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी मानवता की लड़ाई है। किताब में सूरज अपने अनुभवों के जरिए बताते हैं कि प्रिविलेज यानी सुविधा किस तरह दिखती है। वो कहते हैं जब तुम अपनी जाति के बारे में सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, वही तुम्हारा विशेषाधिकार है। ये लाइन यह बताती है कि जाति की सबसे खतरनाक बात यह है कि जिनके पास इसका फ़ायदा है वह उसे पहचानते भी नहीं। किताब में सूरज येंगड़े कई बार गांधी और अंबेडकर दोनों के विचारों पर बात करते हैं। वो मानते हैं कि अंबेडकर ने जाति की जड़ को पहचाना। उन्होंने समझाया
कि सामाजिक न्याय के बिना कोई भी लोकतंत्र अधूरा है। और गांधी जो जाति सुधार की बात करते थे, लेकिन जाति के उन्मूलन तक नहीं पहुँचे। सूरज इस विरोधाभास को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भारत को अगर सचमुच समता चाहिए तो उसे अंबेडकर के विज़न को समझना होगा। वे पूछते हैं, क्या हम सचमुच एक पोस्ट कास्ट सोसाइटी में जी रहे हैं? और फिर खुद जवाब देते हैं, नहीं, हम बस पोस्ट सत्य युग में जी रहे हैं, जहां लोग जाति के अस्तित्व को झुठलाते हैं, लेकिन वह हमारे हर व्यवहार में मौजूद हैं। वे उदाहरण देते हैं, कॉलेज के हॉस्टल में किसे रूममेट मिलता है, ऑफिस में किसे प्रमोशन मिलता है, राजनीति में किसे टिकट, और यहाँ तक कि शादी ब्याह के रिश्तों में भी किसे योग्य माना जाता है। हर जगह जाति बोलती है, बस जुबान से नहीं, काम से। येंगड़े लिखते हैं कि जातिवाद अब एक साइलेंट वार बन चुका है। ये खुले भेदभाव से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल है। हमारे स्कूलों में, हमारी भाषाओं में, हमारी सोच में बैठ चुका है। उनकी भाषा में एक दर्द है, लेकिन वो दर्द शिकायत नहीं बल्कि क्रांति की चिंगारी है। वे हमें निराश नहीं करते बल्कि प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं, दलित फ्यूचर इज रेवोल्यूशनरी फ्यूचर। ये भविष्य उन लोगों का है जो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते। सूरज येंगड़े हमें यह भी सिखाते हैं कि जाति के खिलाफ संघर्ष सिर्फ विरोध करने का नहीं, निर्माण करने का आंदोलन है। हमें नए विचार, नई भाषा और नई राजनीति की ज़रूरत है, जहां पहचान बांटने का नहीं, जोड़ने का माध्यम बने। उनका कहना है कि हमें दलित कैपिटलिज्म यानी दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के कोई भी सामाजिक न्याय अधूरा है। यह विचार भारतीय विमर्श में नया है। वो कहते हैं कि अगर समाज ने तुम्हें बराबरी नहीं दी तो तुम अपनी राह खुद बनाओ, अपनी पूंजी, अपनी शक्ति, अपनी आवाज़ खुद पैदा करो। यह किताब केवल दुख की कथा नहीं बल्कि सशक्तिकरण का घोषणा पत्र है। वो हमें बताते हैं कि हर बार जब कोई दलित बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, जब कोई व्यक्ति जाति से ऊपर उठकर सोचता है, जब कोई व्यक्ति दूसरों को समानता से देखता है, तब भारत थोड़ा और इंसानियत की ओर बढ़ता है। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि जाति की चर्चा करना डिवाइड करना नहीं बल्कि हीलिंग शुरू करना है। सिर्फ वही समाज आगे बढ़ सकता है जो अपनी बीमारियों को स्वीकार करता है, और कास्ट मैटर्स हमें यही करने की ताकत देती है। आगे हम बात करेंगे कि सूरज येंगड़े ने इस किताब में दलित लीडरशिप, इंटर कास्ट रिलेशनशिप, सवर्ण गिल्ट और सॉलिडेरिटी को कैसे समझाया, और क्यों वे कहते हैं कि अगर भारत को सच में बदलना है तो जाति को नाम से पुकारना ज़रूरी है। किताब में आगे बहुत गहराई से समझाया गया है कि हम जाति से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, और क्यों यह सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि मानवता का प्रश्न है। इसलिए वीडियो में बने रहिए। अगर आपको यह सामग्री विचार उत्तेजक लग रही हो तो अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही विचारशील और जागरूक करने वाले ऑडियो बुक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कास्ट मैटर्स, सूरज येंगड़े द्वारा लिखित वो किताब जो हमें हमारे समाज के सबसे छिपे हुए आईने के सामने खड़ा कर देती है। अभी तक हमने जाना कि किस तरह सूरज ने आधुनिक भारत में जाति की गहराई को उजागर किया, कि ये अब भी हर जगह मौजूद है, बस रूप बदल चुका है। अब हम बात करेंगे उस दूसरे हिस्से की जो इस किताब का दिल है, जहाँ सूरज येंगड़े जाति से परे नेतृत्व, एकता और आत्मसम्मान की नई परिभाषा गढ़ते हैं। वे कहते हैं, अगर जाति को तोड़ना है
तो हमें पहले अपने भीतर की गुलामी को तोड़ना होगा। ये पंक्ति पूरी किताब का सार है। वे मानते हैं कि सदियों की सामाजिक अन्याय ने दलितों और वंचितों के भीतर हीनता की भावना भर दी है, और जब तक ये भावना खत्म नहीं होती तब तक असली मुक्ति संभव नहीं। वे कहते हैं दलित होना शर्म नहीं, गर्व की बात है, क्योंकि दलित होना उस संघर्ष की पहचान है जिसने इस देश को इंसानियत का अर्थ सिखाया। ये बात सुनकर मन में आग सी जल उठती है, क्योंकि सूरज येंगड़े हमें याद दिलाते हैं कि जाति विरोध कोई भीख मांगने की लड़ाई नहीं, ये सम्मान और बराबरी का आंदोलन है। किताब में सूरज येंगड़े बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सॉलिडरिटी, यानी एकजुटता। वे कहते हैं जात के खिलाफ लड़ाई सिर्फ दलितों की नहीं हो सकती, ये लड़ाई सबकी है, ब्राह्मण, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, सभी की। क्योंकि जब तक कोई एक समुदाय नीचा माना जाएगा तब तक कोई भी समुदाय वास्तव में ऊंचा नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा सच है। सूरज समझते हैं कि लोग ऊंची जातियों से आते हैं, वे भी इस व्यवस्था के शिकार हैं, क्योंकि यह प्रणाली उन्हें मानवता से ऊपर और संवेदना से नीचे रखती है। इसलिए वो कहते हैं जाति केवल दलितों को नहीं बांधती, ये पूरे समाज को कैद करती है। किताब में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, दलित लीडरशिप, यानी दलित नेतृत्व की ज़रूरत। सूरज येंगड़े कहते हैं कि आज भी भारत की राजनीति, विश्वविद्यालय, मीडिया और कॉरपोरेट संस्थान ऐसे बनाए गए हैं कि जहां दलितों की आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। दलितों के बारे में चर्चा होती है, लेकिन दलितों से चर्चा नहीं होती। उनका दर्द, उनका दृष्टिकोण, उनका नेतृत्व, सब कुछ किनारे कर दिया जाता है। वे कहते हैं प्रतिनिधित्व कोई एहसान नहीं, ये न्याय है, क्योंकि जब तक हर वर्ग की आवाज़ निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। वे ये भी कहते हैं कि नेतृत्व सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, नेतृत्व का अर्थ है खुद की पहचान को स्वीकार करना और दूसरों के लिए मार्ग बनाना। वो याद दिलाते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने जो किया वो सिर्फ संविधान बनाना नहीं था, वो दलित चेतना को दिशा देना था। अंबेडकर ने बताया कि जब तक हम अपने अधिकारों को खुद नहीं समझेंगे तब तक कोई और हमें मुक्त नहीं करेगा। येंगड़े इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा चाहिए। उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं, नेतृत्व की सोच चाहिए, क्योंकि शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक वह अन्याय के खिलाफ खड़ी नहीं होती। किताब का एक और बहुत मार्मिक हिस्सा है इंटरकास्ट रिलेशनशिप पर सूरज का विश्लेषण। वे कहते हैं कि भारत में प्यार भी जाति की सीमाओं में बंधा हुआ है। हम कहते हैं तो हैं कि आधुनिक हैं, लेकिन जब बात विवाह या रिश्तों की आती है तो जाति का भूत सिर उठाता है। सूरज येंगड़े पूछते हैं, अगर हम प्रेम जैसी सार्वभौमिक भावना को भी जाति से बांधते हैं तो फिर आज़ादी का क्या मतलब? वो इस बात को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कभी कभी दलित समुदाय के भीतर भी ऊंच नीच का भाव दिखाई देता है, लेकिन वे इसे छिपाते नहीं, बल्कि कहते हैं जाति पर बात तभी खत्म होगी जब हर कोई अपनी जाति पर ईमानदारी से बात करेगा। सूरज येंगड़े का एक और महत्वपूर्ण विचार है सवर्ण गिल्ट, यानी सवर्ण अपार बोध। वे कहते हैं बहुत से शिक्षित और प्रगतिशील लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन उनमें एक छिपा हुआ अपराध बोध होता है। वे कहते हैं कि सवर्ण अपराध बोध तभी समाप्त हो सकता है जब वह साझेदारी में बदलें, जब वह केवल सिंपैथी नहीं बल्कि सॉलिडेरिटी बन जाए। वो कहते हैं डोंट स्पीक फॉर दलित्स, स्पीक विद देम। यह अंतर बहुत बड़ा है।
एक अहंकार से मुक्त होकर दूसरे की बात को सुनना, समझना और उसके साथ खड़ा होना ही सच्ची एकता है। येंगड़े के विचारों में एक वैश्विक दृष्टिकोण भी झलकता है। वे अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन से सीख लेते हैं और बताते हैं कि जाति की लड़ाई भी वैसी ही है, क्योंकि यह भी मानवता की बराबरी की लड़ाई है। वे कहते हैं कि दलितों को भी अपने ब्लैक कॉन्शियसनेस की तरह एक दलित कॉन्शियसनेस चाहिए, जो उन्हें अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाए। सूरज भी ये बताते हैं कि दलित राजनीति को वोट बैंक तक सीमित कर दिया गया है, जबकि असली राजनीति ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए लड़ी जाए। वो कहते हैं, जब तक राजनीति केवल जाति के लाभ के लिए लड़ी जाएगी, जाति खत्म नहीं होगी। जाति तब मिटेगी जब राजनीति न्याय और बराबरी के मूल्यों पर आधारित होगी। किताब में सूरज येंगड़े ये भी स्वीकारते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं जाति पर बात करना समाज को बांटता है, लेकिन वो कहते हैं कि सत्य बोलने से समाज नहीं टूटता, सत्य छिपाने से टूटता है। क्योंकि जब हम जाति की सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, हम उसी अन्याय को और गहरा कर देते हैं। वह इस पुस्तक के अंत की ओर कहते हैं कि भविष्य उनका होगा जो जाति को नाम लेकर चुनौती देंगे, क्योंकि जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक उसे मिटा नहीं पाएंगे। सूरज येंगड़े हमें यह नहीं कहते कि जाति एक रात में मिट जाएगी। वो यथार्थवादी हैं, लेकिन वे हमें यह ज़रूर सिखाते हैं कि हर छोटी बात, किसी के साथ बराबरी से व्यवहार करना, किसी के दर्द को समझना, किसी को उसकी पहचान के साथ स्वीकार करना, ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनते हैं। उनका ये वाक्य मन में बस जाता है कि दलित मुक्ति कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य सिर्फ दलितों का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो इंसानियत में विश्वास रखता है। तो दोस्तों, कास्ट मैटर्स हमें यह सिखाती है कि जाति का अंत केवल कानूनों या नारों से नहीं होगा बल्कि दृष्टिकोण के परिवर्तन से होगा। जब हर व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि बराबरी उसका अधिकार नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है, तब जाकर भारत वह बनेगा जिसका सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। तो आइए सूरज येंगड़े की इस किताब से प्रेरित होकर हम यह संकल्प लें कि हम जाति को छिपाएंगे नहीं, हम उस पर बात करेंगे, हम उसे चुनौती देंगे और हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां इंसान की कीमत उसके कर्म से तय होगी, उसके जन्म से नहीं। अगर आपको यह विचार जागरूक करने वाले लगें तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कास्ट मैटर्स जैसी और भी किताबों की गहराई आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए, जाति खत्म करने का पहला कदम है सच बोलने की हिम्मत, और जब सच बोला जाता है तभी क्रांति शुरू होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूरज येंगड़े की उस यात्रा की जिसने उन्हें भारत के गांवों से उठाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। लेकिन यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, ये एक आत्मिक, वैचारिक और क्रांतिकारी यात्रा थी। सूरज येंगड़े का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जाति चाहे जितनी भी मजबूत हो, इंसान का संकल्प उससे कहीं बड़ा होता है। वे महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में एक दलित परिवार में जन्मे थे। उस समय नांदेड़ एक ऐसा इलाका था जहां जाति केवल एक सामाजिक पहचान नहीं बल्कि भाग्य की लकीर मानी जाती थी। वे बताते हैं कि कैसे बचपन में उन्होंने अपने आसपास जातिगत भेदभाव को महसूस किया, स्कूल में, मोहल्ले में और रोज़मर्रा के रिश्तों में। लेकिन उन्होंने इस भेदभाव को अपने भीतर नफरत में नहीं बदला बल्कि जिज्ञासा और ज्ञान की भूख में बदल दिया। वो कहते हैं, मैंने जाति से लड़ना किताबों से सीखा और ख़ुद को पहचानना संघर्ष से। ये लाइन किताब में जैसे आग की लपट की तरह जलती है, क्योंकि यह बताती है
कि सूरज येंगड़े का आंदोलन केवल बाहरी नहीं, भीतर से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद सूरज येंगड़े ने पाया कि भले ही अमेरिका की सामाजिक संरचना अलग है, लेकिन भेदभाव की जड़ें हर जगह किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने ब्लैक स्टडीज़ और रेशियल जस्टिस मूवमेंट का अध्ययन किया और यह महसूस किया कि भारत का जातिवाद और पश्चिम का नस्लवाद दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। दोनों ही सत्ता, वर्ग और पहचान की राजनीति से जन्मे हैं। वे लिखते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने मुझे सिखाया कि जब तुम अपनी पहचान पर गर्व करते हो तभी दुनिया तुम्हें बराबरी से देखना सीखती है। और यही विचार उन्होंने भारत लौटकर दलित गौरव और दलित चेतना के रूप में व्यक्त किया। वे कहते हैं कि हमें यह मानने की ज़रूरत है कि दलित पहचान कोई शर्म नहीं बल्कि शक्ति है। सूरज येंगड़े ने इस किताब में एक बहुत दिलचस्प और क्रांतिकारी अवधारणा दी है, दलित कैपिटलिज्म। यह विचार पहली बार भारतीय विमर्श में इतनी स्पष्टता से सामने आया। वो कहते हैं, जब समाज तुम्हें बराबरी नहीं देता तो तुम अपनी अर्थव्यवस्था खुद बनाओ। उनके अनुसार आर्थिक शक्ति ही सामाजिक सम्मान की बुनियाद है। वे लिखते हैं, हमने बहुत समय तक यह सोचा कि गरीबी हमारी नियति है, जबकि गरीबी सत्ता द्वारा बनाया गया ढांचा है। इसलिए वो कहते हैं कि दलितों को सिर्फ विरोध की नहीं, निर्माण की राजनीति अपनानी चाहिए। हमें शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता में आगे बढ़कर अपनी पूंजी नेटवर्क तैयार करने होंगे ताकि सत्ता का संतुलन बदला जा सके। वे इसे दलित कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी ऐसा आर्थिक मॉडल जिसमें दलित समुदाय आत्मनिर्भर बने, अपने व्यापार, संस्थाएं और ब्रांड तैयार करें। वो कहते हैं, जब तक हमारे पास अपनी आर्थिक ताकत नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय सिर्फ नारा रहेगा। इस विचार के पीछे सूरज येंगड़े का तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि अंबेडकर ने हमें शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का मंत्र दिया था और आज के युग में यह मंत्र शिक्षित बनो, सशक्त बनो, निर्माण करो बन चुका है, क्योंकि संघर्ष का मतलब अब केवल विरोध नहीं बल्कि वैकल्पिक शक्ति तैयार करना है। सूरज येंगड़े इस किताब में बार बार यह कहते हैं कि दलितों की लड़ाई पीड़ित बने रहने की नहीं बल्कि निर्माता बनने की होनी चाहिए। वे मानते हैं कि दलित समाज में प्रतिभा, मेहनत और दृष्टि की कोई कमी नहीं, बस उसे मंच नहीं दिया गया और इसलिए हमें अपने मंच खुद बनाना होगा। वे लिखते हैं, पीड़ित होने से विजेता बनने की ओर। यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक घोषणा पत्र है जो हर उस व्यक्ति को बुलाता है जिसने कभी जाति के कारण अपमान सहा है। सूरज येंगड़े का दृष्टिकोण केवल दलित मुक्ति का तक सीमित नहीं है, वो पूरे भारत की बात करते हैं, एक ऐसे भारत की जहाँ किसी की पहचान उसके काम से तय हो, उसके जन्म से नहीं। वे कहते हैं, बराबरी कोई उपहार नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। अगर वो नींव हिल गई तो पूरा लोकतंत्र गिर जाएगा। किताब के अंतिम हिस्सों में सूरज येंगड़े बेहद आत्मीय स्वर में लिखते हैं कि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं, हमारे मन और भाषा में लड़ी जानी चाहिए। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारी चुप्पी तीनों ही समाज की दिशा तय करते हैं। वे कहते हैं, साइलेंस इज आल्सो वायलेंस। जब हम अन्याय देखते हैं और बोलते नहीं तो हम उसी अन्याय के साथी बन जाते हैं। वो यह भी बताते हैं कि जातिवाद केवल बाहरी हिंसा नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हिंसा भी है जो किसी को यह महसूस कराती है कि वो कमतर है। और इस मानसिक बंधन को तोड़ना सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी है। सूरज येंगड़े इस किताब में बार बार एक सवाल पूछते हैं, क्या भारत कभी एक ऐसा देश बन सकेगा जहां जाति सिर्फ इतिहास की किताबों में हो, सड़कों पर नहीं?
और फिर वे खुद कहते हैं हाँ। लेकिन तभी जब हम सभी मिलकर यह ठान लें कि जाति पर बात करना शर्म नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है। किताब के अंतिम पन्नों में सूरज येंगड़े एक बेहद भावनात्मक बात कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी मुझसे यह न पूछे कि तुम्हारी जाति क्या थी, बल्कि ये पूछे कि तुमने उसके खिलाफ क्या किया। यह वाक्य जैसे आत्मा को झकझोर देता है। वे कहते हैं कि दलित आंदोलन अब केवल अधिकारों का आंदोलन नहीं बल्कि स्वाभिमान का आंदोलन बन चुका है। यह आंदोलन उस समाज के लिए है जो खुद को नया रूप देना चाहता है, जो ये समझ चुका है कि जाति सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, ये एक सोच है और सोच को बदलना ही सबसे बड़ी क्रांति है। दोस्तों, कास्ट मैटर्स हमें यह सिखाती है कि जाति का अंत तभी संभव है जब हर व्यक्ति यह तय कर ले कि वो किसी भेदभाव के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करेगा, ना अपने घर में, ना अपने स्कूल में, ना अपने विचारों में। क्योंकि जाति केवल तब तक जीवित रहती है जब तक हम उसे अनदेखा करते हैं, और जैसे ही हम उसे पहचान लेते हैं उसका अंत शुरू हो जाता है। सूरज येंगड़े हमें ये एक न्यू इंडिया का सपना देते हैं, एक ऐसा भारत जहाँ जाति शब्द की किसी के परिचय का हिस्सा ना हो, जहाँ हर बच्चा यह जाने कि उसका भविष्य उसकी मेहनत से तय होगा, न कि उसके जन्म से, जहाँ सम्मान, अवसर और अधिकार सभी के लिए समान हों। दोस्तों, यह किताब केवल जातिवाद पर नहीं बल्कि मानवता पर लिखी गई है। यह हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है और फिर हमें खड़ा होने की ताकत देती है। सूरज येंगड़े का ये संदेश साफ है, जाति को तोड़ने के लिए हमें भीतर से इंसान बनना होगा, क्योंकि जब तक इंसानियत जीवित होती है तब जाति अपने आप मर जाती है। इसलिए आइए इस किताब से प्रेरित होकर हम ये प्रण लें कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सच बोलेंगे, हम बराबरी की ओर बढ़ेंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जो वास्तव में सबका हो। अगर ये ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर इसने आपके भीतर इंसानियत की कोई नई लहर जगाई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर ऐसे ही विचारों को और गहराई तक फैला सकें। याद रखिए, जाति तब तक जिंदा है जब तक हम चुप हैं, और जैसे ही हम बोलते हैं क्रांति शुरू हो जाती है। सूरज येंगड़े इस पुस्तक में यह भी बताते हैं कि भारत में जाति केवल उत्पीड़न की व्यवस्था नहीं बल्कि ये एक ऐसा मानसिक ढांचा बन चुकी है जो हर व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीक़ों को प्रभावित करती है। हम सभी, चाहे हम सवर्ण हों, दलित हों, पिछड़े हों या आदिवासी, इस ढांचे के भीतर जीते हैं। फ़र्क बस इतना है कि किसी के लिए यह ढांचा सुरक्षा देता है तो किसी के लिए यह घुटन बन जाता है। वो कहते हैं कि जाति को ख़त्म करने का अर्थ केवल कानून बनाना नहीं बल्कि सोचने के तरीके को बदलना है। ये तभी संभव है जब ऊंची जातियों के लोग अपनी विशेषाधिकार की स्थिति को समझें और उसे चुनौती देने का साहस रखें, और जब निचली जातियों के लोग अपनी गरिमा, अपनी पहचान और अपनी आवाज़ पर गर्व करना सीखें। सूरज ये भी कहते हैं कि जब तक हम जाति को केवल दलितों की समस्या समझते रहेंगे तब तक ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जातिवाद की जड़ें सवर्ण मानसिकता में हैं, न कि दलितों की पहचान में। इसलिए अगर भारत को वास्तव में लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाना है तो ऊंची जातियों को पहले अपने भीतर के जातिवाद का सामना करना होगा। वो सवाल उठाते हैं, क्या हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहाँ किसी इंसान की पहचान उसके नाम या सरनेम से नहीं बल्कि उसकी मानवता से हो, जहाँ मंदिरों, विश्वविद्यालयों और दफ्तरों में किसी को उसकी जाति की वजह से नीचा न दिखाया जाए। सूरज येंगड़े ये कहते हैं कि जाति एक ऐसा विषय जिसे हमने पीढ़ियों से अपने भीतर पाल रखा है,
इसे खत्म करने के लिए केवल सुधार नहीं बल्कि क्रांति चाहिए, एक मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति जो हमारे भीतर मैं श्रेष्ठ हूँ वाले अहंकार को तोड़े। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि जाति की लड़ाई केवल सड़क पर नहीं लड़ी जाती बल्कि विचारों के स्तर पर भी लड़ी जाती है। शिक्षा, लेखन, संवाद और आत्म प्रतिबिंब ही इस लड़ाई के सबसे बड़े हथियार हैं और यही वजह है कि कास्ट मैटर्स जैसी किताबें इतनी ज़रूरी हैं, क्योंकि वे हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं हम भी तो अनजाने में इस अन्याय का हिस्सा नहीं बन गए। पुस्तक के अंत में सूरज येंगड़े यह सवाल छोड़ते हैं, अगर जाति तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती तो क्या तुम यह मानने को तैयार हो कि जाति मेरे लिए मायने रखती है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के लिए है जो कहता है कि मुझे जाति की परवाह नहीं। सूरज बताते हैं कि जब तक समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ये नहीं समझते कि जाति केवल पीड़ित की नहीं बल्कि लाभ उठाने वाले की भी पहचान है, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि भारत को अगर सच्चा लोकतंत्र बनना है तो उसे केवल आर्थिक या राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक समानता के स्तर पर भी क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। कास्ट मैटर्स हमें यह याद दिलाती है कि जातिवाद की समस्या केवल संविधान या कानून से हल नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी होगी। सूरज येंगड़े अपने अनुभवों से कहते हैं कि विदेश में रहकर भी जाति का साया कभी नहीं छूटता। वहाँ भी भारतीय समाज के लोग अपनी जातिगत पहचान के साथ चलते हैं। ये बताता है कि यह केवल भारत की भौगोलिक समस्या नहीं बल्कि भारतीय मनोवृत्ति का हिस्सा बन चुकी है। वो हमें यह भी सिखाते हैं कि दलित गर्व किसी के खिलाफ नहीं, ये अपने अस्तित्व के सम्मान की घोषणा है। ये कहना कि मैं दलित हूँ और मुझे इस पर गर्व है दरअसल उस इतिहास का उत्सव है जिसमें दर्द भी है और प्रतिरोध भी। पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है, जाति केवल अतीत नहीं वर्तमान भी है और जब तक हम इसे पहचान कर इसके खिलाफ खड़े नहीं होते तब तक भविष्य भी इस जहर से मुक्त नहीं हो सकता। कास्ट मैटर्स हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करती है। यह हमें बताती है कि जातिवाद से लड़ाई केवल सामाजिक न्याय की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और इंसानियत की लड़ाई है। यह हमें सिखाती है कि असली मानवता तब शुरू होती है जब हम किसी को उसकी पहचान के कारण छोटा नहीं समझते। इस किताब के हर पन्ने में एक आवाज़ है, विद्रोह की आवाज़, उम्मीद की आवाज़ और बदलाव की आवाज़। सूरज येंगड़े इस किताब के जरिए हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, उसे हमें खुद बनाना होता है। अगर हम चाहते हैं कि जाति मिटे तो पहले हमें अपने भीतर के जातिवादी विचारों को मिटाना होगा और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें असहज करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और अंत में हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है, क्या तुम सच में बराबरी चाहते हो? दोस्तों, अगर आपको कास्ट मैटर्स ऑडियो बुक का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज़रूर आगे शेयर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न केवल हमारे चैनल को बढ़ाता है बल्कि ऐसे ही सार्थक और सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो अगर आप भी उस भारत का सपना देखते हैं जहां इंसान बराबर हों, जहां सम्मान किसी जाति से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से मिले, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और अपने भीतर बदलाव की शुरुआत कीजिए। जय हिंद।